हम्म। नमस्कार, स्वागत है आपका वर्ल्ड इस वीक के इस एपिसोड में। आज हमारे साथ पुनः वॉशिंगटन डीसी से मंजी हमारे साथ हैं। और पुनः हम लोग चर्चा करेंगे कि अमेरिका में क्या चल रहा है भारत को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार समाचार पत्रों में भारतीय छात्रों के वीजा कैंसिलेशन संबंधी सूचनाएं मिल रही हैं। तरह तरह की न्यूज आ रही हैं कि कुल लगभग 327 भारतीय छात्रों को चिन्हित किया गया है। और कहा गया है कि भाई आप जाइए, नहीं तो अरेस्ट भी कर लेंगे। उसके साथ साथ कुछ इसमें चीनी स्टूडेंट भी हैं। इस तरह के लेके कई तरह की अफवाहों का माहौल भी गर्म है। हम मंजी से क्रमबद्ध रूप से चर्चा करेंगे इन मुद्दों पर कि आखिर अमेरिका का आकर्षण भारतीय छात्रों के बीच में क्यों है, पहला सवाल। दूसरा, यहाँ से जो अमेरिका पढ़ने बच्चे जाते हैं, क्या उनको उसमें किस तरह का लाभ मिलता है? क्या वो हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या सड़क छाप कैंप, क्या नाम है, सड़क पर जो इंस्टीट्यूट है, झोला छाप इंस्टीट्यूट, वहां पढ़ते हैं? AILA, अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन ने 325 27 छात्रों को किया है। आमतौर पर भारतीय छात्र इन विवादों से दूर रहते हैं, इक्का दुक्का को छोड़ करके। और इन छात्रों के ऊपर 70 लाख रुपए तक का खर्च आता है, 30 लाख से 70 लाख। आज अमेरिका में 4 लाख भारतीय पढ़ रहे हैं, पिछले साल ये आंकड़ा था 3,23,000। हम बात करेंगे कि F1 वीजा का इतना आकर्षण क्यों है, लालच क्यों है, और एक हार्वर्ड को लेके ट्रम्प अंकल ने जो बात कही है वो उसमें कितनी सच्चाई है। ये मेरे 5 सवाल हैं मंजी। आप थोड़ा सा इनके बारे में क्रमबद्ध रूप से हमें बताइए, क्योंकि यहाँ के मीडिया में सिर्फ मसाला वाले न्यूज आते हैं कि उन्होंने कहा कि निकल जाओ, गिरफ्तार कर लेंगे, या हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि संयम बरते। इससे ज्यादा टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स या द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस अखबारों का भी लेवल नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे की वास्तविकता क्या है, और ये खेल कैसे खेला जा रहा है, क्यों खेला जा रहा है, और क्या इसका कोई और भी एंगल है, और वहां के अखबारों में इस घटना को किस रूप में देखा जा रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे सर। 5 मेरे सवाल हैं जो मैंने बता दिया। अब क्रमबद्ध रूप से सर आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सभी दर्शकों को। आपने बिल्कुल सही आंकड़े बताए हैं। आपने बिल्कुल सही रिसर्च की है। बिल्कुल सर, होमवर्क किया है। और आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रेज किए जो पिछले हफ्ते में यूएस मीडिया में भी हैं, इंडियन मीडिया में भी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय स्टूडेंट्स में अमेरिका को लेकर F1 वीज़ा को लेकर इतना क्रेज क्यों है। इंडियन स्टूडेंट्स या फिर कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल होगा जिसको अमेरिका अगर आके काम करना है, तो सबसे आसान रास्ता है स्टूडेंट वीज़ा लेके आना। H1B L1B के लिए आपको एक क्वालिफाइड डिग्री चाहिए होती है, एक एम्प्लॉयर चाहिए होता है। वो रास्ता थोड़ा ट्रिकी है। उसके लिए आपको या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना होगा या डॉक्टर होना होगा, कोई आपको प्रोफेशनल कोर्स होना होगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं है वो यहाँ कैसे आ सकते हैं। सबसे आसान तरीका F1 वीज़ा पे आइए, मास्टर्स कर लीजिए, MBA कर लीजिए, M.Tech कर लीजिए, MA कर लीजिए, कुछ ना हो तो PhD करने आ जाइए इधर। तो आज की तारीख में मैं समझता हूँ जो अपर मिडिल क्लास इंडियंस हैं और मिडिल क्लास इंडियंस हैं, उनके लिए 60-70 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, भारत में भी अब पढ़ाई काफी महंगी हो चुकी है। तो वहाँ के अपर मिडिल क्लास लोगों में एक माइंडसेट ये भी है कि इतना पैसा हम लगा रहे हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ाकर अगर हम बच्चे को बाहर भेज देंगे तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। F1 वीजा पे वो आएगा, 3-4 साल अपनी पढ़ाई करेगा, 2-2.5 साल का मास्टर्स होता है, 3 साल का PhD होता है। वो यहाँ पढ़ाई करेगा, उसको OPT मिल जाएगी। OPT एक तरह का वर्क परमिट होता है। F1 वीजा पे हम्म। 20 घंटे स्टूडेंट काम कर सकते हैं। 20 घंटे का हम्म। मतलब है हम्म। कि वो अपने रहने खाने पीने का खर्चा निकाल सकता है हर हफ्ते 20 घंटे। और OPT के बाद वो 40 घंटे हफ्ते के काम कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि पढ़ाई के साथ साथ मैं पैसे भी कमा सकता हूँ, और पढ़ाई पूरी करने के बाद यहाँ पर मेरी नौकरी भी लग जाएगी। जो यहाँ के हम्म। H1 और L1 का जो कोटा होता है 20% होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पढ़ाई अमेरिका से की होती है। तो डबल बेनिफिट है इसमें। हम्म। हम्म। तो आप बात की गहराई को समझिए। आपने 70 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, मास्टर्स की डिग्री ली, हम्म। मास्टर्स की पढ़ाई करते करते आपने यहाँ पे 20 घंटे हर हफ्ते काम भी किया, 3 साल का OPT वीजा मिला जिसपे आपने 3 साल वर्क परमिट पे काम किया, और उसके बाद आपको प्रोफेशनल वर्क परमिट लगने का बहुत गोल्डन चांस है। तो इसीलिए भारत से भर भर के स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं।
और हर किसी बच्चे को हम्म। हार्वर्ड या कोलंबिया जैसे इंस्टीट्यूट में दाखिला नहीं मिलता। यहाँ पर काफी सारे बी ग्रेड सी ग्रेड कॉलेजेस हैं। मैंने इस पे पहले भी बताया था, काफी विस्तृत रूप से चर्चा की थी कि स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। अधिकांश स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटीज में आते हैं। ये जो हम्म। हार्वर्ड वगैरह है, ये तो सारे आईवी लीग वगैरह के हैं। 7-8 कॉलेजेस हैं जो आईवी लीग है। आईवी लीग में एडमिशन मिलना यहाँ के बच्चों के लिए डिफिकल्ट है, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए तो खैर खासा खासा मुश्किल हो गई होगा। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज में आते हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आते हैं बच्चे। मैकेनिज्म सबका वही है, F1 OPT, H1B ग्रीन कार्ड। तो ओके, मतलब अमेरिका में घुसने की एक मेथड भी कह लीजिए। कुछ लोग डंकी रूट से आते हैं, कुछ लोग लीगल रूट से आते हैं। हाँ, तो डंकी रूट से जो आएगा वो 50 लाख रुपए 25 लाख रुपए खर्च करेगा। F1 पे जो आएगा वो लीगल तरीके से आएगा, पैसे थोड़े से बढ़ा के जाएंगे। और ये F1 वाला हम्म। जो एंट्री का रास्ता है ना, ये रास्ता सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स नहीं लेते, ये दुनिया भर से हम्म। लोग लेते हैं। चाइनीज स्टूडेंट बहुत आते हैं इधर। हम्म। अब सोचने वाली बात यह है, बच्चे यहाँ क्यों पढ़ने आते हैं? पढ़ाई तो सेम इंडिया में भी वही है, चाइना में भी वही है। अल्टीमेट विजन होता है सबका यहाँ आकर सेटल होना, यहाँ आके काम करना। यहाँ आकर अगर किसी ने 20-25 साल काम कर लिया तो काफी अच्छी सेविंग्स कर सकता है वो। उसका आज गोल्डन चांस होगा यहाँ का ग्रीन कार्ड लेने की या सिटीजन बनने का। तो इस चक्कर में यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं। तो ये हुआ आपके पहले प्रश्न का उत्तर कि यहाँ बच्चे क्यों आते हैं। हम्म। जी। अब हम इसके सबसे अहम मुद्दे पे बात करते हैं कि पिछले साल आपने कहा 4 लाख स्टूडेंट्स आए थे, बिल्कुल सेम आंकड़ा है मेरे ख्याल से। 4 4.25 लाख स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया से ऑल ओवर यूएस में आए हैं। मेरी जान पहचान के भी कई बच्चे आते हैं। कई सारे हम्म। फ्रेंड्स हैं इंडिया में जिनके बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं, वो गाइडेंस मांगते हैं। यहाँ मैं काफ़ी बच्चों के यहाँ करियर काउंसलिंग भी करता हूँ। इंडियन ओरिजिन के बच्चे यहाँ आते हैं तो उनके साथ भी मैं काम करता हूँ कि उनको किस तरह से नौकरी वगैरह मिलने में किस तरह से क्या मदद हो सकती है, वो हर संभव काउंसलिंग वगैरह करने का काम है मेरा। तो इस इन सब दाव पेचों से भली भांति फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, ये आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद जनवरी से लेके अब तक अप्रैल में 3 महीने में क्या क्या हुए हैं। इस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट एलियन इन्वेजन लॉ इन्वोक की है। वो लॉ ये जी। है कि अगर कोई भी बाहर का आदमी जो नॉन यूएस सिटीजन है, कानूनी तरीके से आए या गैर कानूनी तरीके से आए, अगर उसने अमेरिका का एक भी कानून तोड़ा तो उसको हम वापस डिपोर्ट कर देंगे। ठीक। तो आप इस चीज की गहराई को समझिए कि कानून तोड़ा तो हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। ये एक मेन क्लॉज है कि अगर आप कोई भी हम्म। कानून तोड़ोगे तो हम आपको वापस डिपोर्ट कर देंगे। अभी आपने बताया 327 बच्चों को हाल में वापस भेज दिया गया। क्या आप जानते हैं तीन सौ ये सत्ताईस किस तरह? हाँ, हाँ, कौन है सर ये? ये 327 बच्चे वो हैं जिन्होंने किसी ना किसी रूप में कानून तोड़ा है। अब आप हम्म। इसमें कानून तोड़ने की जो धाराएं हैं ना, वो वेरी करती हैं। अब आपने एक वो रंजनी श्रीनिवासन का केस सुना होगा जो सेल्फ हम्म। रिपोर्ट हो गई थी। वो पीएचडी स्टूडेंट थी। पीएचडी हम्म। स्टूडेंट पे हम विस्तार से 5 मिनट में और चर्चा करेंगे। लेकिन उस वो सेल्फ रिपोर्ट इसलिए हो गई थी क्योंकि उसने अ, हमास के हमास के लिए प्रोटेस्ट किया था, जो कि यहाँ पर कानूनन अपराध है। यूनिवर्सिटी में आप किसी भी मित्र देश के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ये कानून है इधर का। पिछले 4 साल में आपने जम के किया हम्म। था, कानून का पालन नहीं किया गया था। नई सरकार ने आके इस कानून का पालन मैंडेटरी कर दिया। तो आप ये भी नहीं कह सकते ये कानून नहीं है, कानून तो ये पहले से था। पिछली सरकार कानून को हम्म। मान नहीं रही थी, तो उससे कानून की अहमियत कम नहीं हो जाती। तो उस लड़की ने जो 37 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट थी, उसने इस कानून का वायलेशन किया। वो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, वो खुद चली गई यहाँ से शराफत से। तो ये सबसे हम्म। टॉप मोस्ट वायलेशन था। सबसे बड़ा जिसे कहते हैं कानून का उल्लंघन था, वो ये था कि आपने मित्र देश इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको अमेरिका को हक है निकालने का। ये 327 स्टूडेंट्स में ऐसे भी बच्चे हैं जिसने किसी ने गाड़ी तेज स्पीड पे से चलाई तो उसको स्पीडिंग टिकट मिला, आपने क्राइम किया है, वापस जाइए आप। आपने शराब पी के गाड़ी हम्म। चलाई, आपको पुलिस ने पकड़ लिया, टिकट दे दिया, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, बस आप फ्लैग हो गए। तो अगर आप इतनी छोटी छोटी जुर्म के इतने ऊपर भी सर हुआ है? हाँ, यही तो कमाल है।
हम्म और ये चीज सिर्फ स्टूडेंट वीजा पे नहीं होती है एप्लीकेबल सर। मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। मैं यहाँ 2008 में आया था। 2011 में मेरे साथ कुछ कोलीग्स थे जिनका ग्रीन कार्ड फाइल हुआ था। उनका नंबर आया, ग्रीन कार्ड का इंटरव्यू का आया 2018 में नंबर। तो वो ग्रीन कार्ड के फाइनल स्टेज के लिए इंटरव्यू देने गए। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ग्रीन कार्ड का जो वकील होता है ना, वो आपको कहता है कि आपसे जो भी सवाल पूछे जाएं सही सही उत्तर देना, क्योंकि इनके पास सब कुछ रिकॉर्ड है आपका। इनके पास पूरी जन्म कुंडली है आपकी, कि आपने कौन सी तारीख को अमेरिका में पैर रखा और आपने क्या क्या हम्म कांड किए। तो उससे एक सवाल पूछा गया मेरे उस हम्म मित्र से जो ग्रीन कार्ड के इंटरव्यू के लिए गया था। 2018 की बात है ये। उससे सवाल पूछा गया, क्या हम्म तुम्हें कभी ओवर स्पीडिंग, तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए पुलिस ने पकड़ा है, टिकट दिया है कोई? तो उसके लॉयर हम्म ने वो कहा था कि जनरली स्पीडिंग टिकट का केस जो है 3 साल के लिए एप्लीकेबल होता है, पिछले 3 साल का। तो उसने कहा 3 साल में तो मुझे कुछ नहीं मिला। तो उस ऑफिसर ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उसने कहा 2011 में तुम्हें स्पीडिंग टिकट मिला था, मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे को, तुम हम्म झूठ क्यों हम्म बोल हम्म रहे हो? हम्म उसका ग्रीन कार्ड रिजेक्ट कर दिया गया। उसको अपील फाइल करनी पड़ी, उसको दोबारा से दरख्वास्त डालनी पड़ी। उसके 3 साल फिर बर्बाद हुए। तो कहने का मतलब यह हम्म है कि ये F1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये H1 L1 सब तरह के लोगों के लिए एप्लीकेबल है। बस किस्मत की बात है कि तुम कब फंदे में फंस जाओ। और आजकल तो माहौल इतना हम्म गर्म है यहाँ पर कि अगर आपने थोड़ी भी कानून तोड़ा तो पकड़ के सीधे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये 327 बच्चे वो हैं जिन्होंने अमेरिकन कानून, चाहे छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, यदि आपने तोड़ा है, अगर आप यहाँ के सिस्टम में आ गए तो आप फ्लैग हो चुके हैं, आपका वीजा रिजेक्ट किया बिल्कुल। जाएगा। तो कानूनन तो हकीकत है, ये किया जा सकता है, ये हो रहा है। और ये सबके साथ होता है सर? ये सबके साथ होता है। ये पिछले 4 साल में नहीं हो रहा था। हम्म पिछली सरकार बहुत लीनियंट, हम्म बहुत लीनियंट थी, उन्होंने कभी भी इस कानून को लागू नहीं किया। अब लागू हो रहा है तो अब आप क्या कर लेंगे? कानून तो हमेशा से था। हम्म तो इसका मतलब हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये भारत विरुद्ध नहीं है। ये भारत विरुद्ध, ये आप ये सोचिए ना, जितने मेरे ख्याल से 1,500 स्टूडेंट्स का उन्होंने अभी पिछले 15 दिन में वीजा कैंसिल किए हैं, उनको डिपोर्ट कर दिया है। जिसमें से 327 बच्चे इंडिया के हैं, मतलब रफली 25 से 30% के आसपास। तो ये भारत विरोधी हम्म तो नहीं है। ये तो आप बात, आंकड़े बता रहे हैं हम्म आपको। 29% है सर, बाकी 29, तो और लोग भी हैं। बाकी और लोग भी हैं। तो कानून हम्म तोड़ेंगे तो आपको वापस जाना पड़ेगा। इस संदर्भ में एक दो केसेस और भी दिलचस्प हैं, जितना मेरी संज्ञान में आया है उसमें मैं आपको दो केसेस का उदाहरण देता हूँ इन 327 स्टूडेंट्स का। इसमें एक एक बच्चे का केस ऐसा है जिसके माँ बाप यहाँ पर अमेरिका में काम कर रहे हैं H1 वीजा पर। वो बच्चा, हम्म अब चक्कर यह है, 18 साल से उम्र का बच्चा जो है वो H1 वीजा वालों के साथ डिपेंडेंट वीजा पे नहीं रह सकता। उसको स्टूडेंट वीजा पे आना ही होता है, ये यहाँ का कानून है। हम्म तो वो बच्चा जो था वो यहाँ पर स्टूडेंट वीजा पे आ गया और उसके माँ बाप काम कर रहे हैं। बहन जो है डिपेंडेंट वीजा पर है, छोटी बच्ची है, 18 साल के अंदर की माइनर है। और उसने वो ग्रेजुएशन सेरेमनी वगैरह में उसके माँ बाप के साथ ही रहता है, लेकिन उसको भी डिपोर्ट करने का आदेश आ गया। जबकि वो यहाँ पर अमेरिका में पिछले 8-9 साल से रह रहा है अपने माँ बाप के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने स्पीडिंग स्पीडिंग टिकट मिला उसको, उसने गाड़ी, स्पीड से गाड़ी चलाई, टिकट आ गया, आप जाइए वापस। जो नोटिस आता है उस पर साफ साफ हम्म क्लॉज होता है, कारण कि क्यों आपको डिपोर्ट किया जा रहा है, उसमें लिखा है कि आपने अमेरिका का कानून तोड़ा है, इसलिए आप वापस डिपोर्ट हो रहे हैं। तो बट ये मुद्दा तो भारत की मीडिया में सर उठ ही नहीं रहा है कि ये सारे लोगों ने कानून का उल्लंघन किया, और यह एक ऐसी सजा है जो लगभग विश्व के सभी देशों के लिए एक जैसी है। एक जैसी और है ये सर, सिर्फ भारत विरोधी नहीं। भारत यहाँ तो विरोधी। सब जगह कहा जा रहा है कि ये भारत विरोधी है, ट्रम्प खुन्नस निकाल रहे हैं। किस मतलब बात की भारत और खुन्नस? अमेरिका के संबंधों, भारत और अमेरिका के संबंधों पर कीचड़ उछालना और उसे नकारात्मक तौर पर खबर करना, इंडियन मीडिया इसको इसी तरह दिखा रहा है। दिखाने से असलियत छुप नहीं सकती। अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाओगे, शराब पी के गाड़ी चलाना यहाँ पर बहुत तगड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है इधर। एक लेवल के ऊपर अगर आपने हम्म ड्रिंक करी हुई है और गाड़ी तेज स्पीड से चला रहे हो तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ जब्त हो सकता है। शुक्र मनाओ, वो आपको सिर्फ चुपचाप छोड़ वापस भेज रहे हैं, जेल में नहीं डाल रहे। हम्म। दूसरा केस मैं आपको और बताना चाहूंगा, इन 327 स्टूडेंट में एक PhD स्टूडेंट भी है। उसको वापस भेज दिया गया है। उसको बोला गया कि आपका जो ये PhD का टॉपिक है ये रेलेवेंट नहीं है,
आप क्या, ये भी पढ़ा था हम लोगों हाँ ने। ये आप क्या मतलब आपका पीएचडी का टॉपिक क्या है, बड़ा absurd सा है। अब सर आपको इंडियन माइंडसेट की दाद देनी पड़ेगी कि वो तेजी से ग्रीन कार्ड पाने के लिए क्या क्या रास्ते अख्तियार करते हैं। क्या पीएचडी का टॉपिक था सर, थोड़ा बताएंगे? पीएचडी का टॉपिक कुछ वियर्ड से ही था, कुछ जैसे आपके जेएनयू में होते हैं कि अफ्रीकन स्टडीज के ऊपर पीएचडी करके लोग डॉक्टर बन जाते हैं फिर राजनीति ज्वाइन कर लेते हैं। आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हम्म। हूँ। बहरहाल पीएचडी करने का अमेरिका में फायदा ये होता है कि उससे आपको छः छः महीने से लेकर 2 साल के अंदर ग्रीन कार्ड मिल जाता है, क्योंकि आप आपने पीएचडी की है यहाँ पर, आपने रिसर्च किया, आप हम्म। रिसर्च फेलो हो, तो आप टॉप मोस्ट कैंडिडेट हो। तो यूजली आज से 10 साल पहले तक लोग यहाँ पीएचडी किस टॉपिक पे करने आते थे? साइबर सिक्योरिटी में, पेंट्स के ऊपर। मेरे जान पहचान के लोग हैं जिन्होंने पेंट्स के ऊपर पीएचडी की है, वेस्ट मैनेजमेंट पे पीएचडी की है। ऐसे लोग वैल्यूबल हैं, ऐसे टॉपिक्स जिनकी वैल्यूबल हैं। जरूरत है। ठीक है, अब आप आ रहे हो यहाँ पर पीएचडी करने कि अफ्रीका में इस पेड़ के ऊपर पीएचडी कर लिया आपने, या फिर अफ्रीकन जिसका कोई मतलब नहीं। जिसका कोई सर या पैर नहीं है, उससे साफ पता लग रहा है कि आप यहाँ से पीएचडी इसलिए इस टॉपिक पे इसलिए कर रहे हो कि आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाए। और डॉक्टरेट की हम्म। डिग्री आपको क्यों चाहिए? जिससे ग्रीन कार्ड जल्दी मिल जाए। यहाँ की सरकार इस चीजें बिल्कुल। समझ रही है, ये पैंतरे समझ रही है लोगों के। तो अब तो ये हम्म। तक हम्म। यहाँ डिस्कस हो रहा है कि भाई आप पीएचडी अगर कर रहे हो तो आपका टॉपिक क्या है। हम्म। तो इसमें एक ये भी एक तगड़ा वाला गेम चल रहा है इधर। ये तो बड़ा मजेदार बात बताया कि अफ्रीका में एक बंदर है या अफ्रीका में एक पेड़ है, उसी के ऊपर पीएचडी कर लिया। पीएचडी होता है वेस्ट मैनेजमेंट पे, ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल पे, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट पे, या साइबर सिक्योरिटी पे, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो हाँ कुछ उसका फायदा कुछ देश के लोगों को भी मिलता। करेक्ट। तो मुझे बस अफसोस इसी चीज का होता है कि ये बेचारे 327 स्टूडेंट्स, कई मेजोरिटी इसमें ऐसे हैं जिन्होंने बेचारों ने सोचा नहीं होगा कि तेज गाड़ी से चलाने से हमें वापस जाना पड़ेगा, 60-70 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। अब आप भारतीय सरकार के सामने हाथ पर जोड़ते रहिए कि साहब मेरे 70-80 लाख रुपए बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में तो आपने क्राइम किया, आपने यहाँ का कानून तोड़ा। हम्म। और इसमें कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो हम्म। आजकल तो यहाँ माहौल इतना तगड़ा है कि आप इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, आपको सीधे बाहर फेंक दिया जाएगा। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती, ये कोई इंडिया से आया स्टूडेंट अमेरिका की धरती पर इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करके क्या हासिल करना चाहता है? मुझे सर, आज ये तक जेन का जो सेकुलर जो माइंडसेट होता है ना, अपने आप में बड़ा प्रभावशाली मानसिकता है। ऐसे लोगों को जो सेकुलर कहलाने का जो आनंद है ना सर, इतना कुछ होने के बाद भी वो एक माइंडसेट है। जैसे यहाँ पर अनुराग कश्यप वाला कांड आपने देखा होगा, हम्म। उसने पूरे एक सोसाइटी के ऊपर कमेंट किया, उस पे आपने फेसबुक पर लिखा भी है, गैंग्स ऑफ वासेपुर पे। बिल्कुल सही। मतलब आज वो पूरे ओबीसी, एससी और एसटी कम्युनिटी का चहेता डायरेक्टर बन गया है। बात सही है तो आपकी। हाँ, कई और यही चीज कोई ओबीसी एससी एसटी के विरुद्ध की कोई अगर कह दे, तो वो एक क्राइम हो जाता है। तो ये एक जो मानसिकता बनी है या बना दी गई है, वो बड़ी खतरनाक है। खैर, यस। इसके बाद में फिर कभी आगे सर, अगला प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न आप रिफ्रेश करेंगे, आप पूछिए, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, वो F1 वीजा परमिट पर शिकंजा की पॉलिसी क्या है ट्रम्प की, एफ अभी जो चल रही है? हाँ, F1 जैसे मैंने बताया, F1 एक राउट जो है, बहुत आसान तरीका है अमेरिका में घुसने का। तो उस पर शिकंजा ये कसा जा रहा है, वो स्टूडेंट्स को स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। आपको हम्म। उसका फ्लो समझने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक इंडिया में बैठे स्टूडेंट हो जिसको अमेरिका आना है, तो हम्म। आपने यहाँ के 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में किया। यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी फॉरेन स्टूडेंट की फंडिंग पे ही चलती है, क्योंकि फीस हम्म। 3-4 गुना ज्यादा होती है लोकल स्टूडेंट के हम्म। कंपैरिजन में। तो वो यूनिवर्सिटी तो आपको तुरंत ऑफर लेटर दे देंगे कि ये लो जी, आप आ जाओ यहाँ पढ़ने। चाहे आप इंडिया में एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी होगे ना, तो यहाँ यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन बड़े आराम से मिल जाएगा, बगैर कोई टेस्ट दिए, हम्म। बगैर कुछ कुछ भी दिए। कहने को बोल भी देंगे हम्म। चलो आपको 20% हम आपको स्कॉलरशिप दे देंगे। तो ऑफर लेटर तो यूनिवर्सिटी यूं तुरंत दे देती है, लेकिन असली मुद्दा है वीजा हम्म। मिलना।
भारतीय स्टूडेंट हम्म ऑफर लेटर मिलने के बाद बोलेगा कि लो जी, मेरे मम्मी पापा को दिखाएगा, पापा मम्मी मैं एडमिशन पा गया हूँ, अब मेरे को अमेरिका भेजो आप। पापा मम्मी जाएंगे हम्म काउंसलेट में F1 वीजा लगाएंगे। एम्बेसी वाले देखेंगे कि आपके पास ऑफर लेटर है, आपकी क्वालिफिकेशन ये है, फिर वो आपको F1 वीजा दे देंगे। अब ये जो शिकंजा कसने वाली बात है ना आपने कही, ये शिकंजा कसने वाली हम्म बात सर फिर से वही बात आ जाती है। कानून थे, उसका पालन नहीं हो रहा था, अब हम्म पालन हो रहा है। अब पालन क्या हो रहा है? शिकंजा उन्होंने ये कस दिया, हम पहले ये चेक करेंगे कि तुम यहाँ किस स्तर के स्टूडेंट थे। 40% के लाने वाले स्टूडेंट को क्या तुम अमेरिका में मास्टर्स करने के लिए तुम जाओगे? तुम्हारी औकात है इतनी पढ़ने की? ये शिकंजा कसने वाली बात होगी। हम्म अब मतलब कुल मिला के माइग्रेशन पॉलिसी को कंट्रोल करने की एक पहल है। पहले कॉमन सेंस है इसमें सर, अधिकांश चीजें कॉमन सेंस हैं इसमें। हम्म तो ये शिकंजा कसने वाली बात जो इंडिया मीडिया दिखाता है, बस वो यही नहीं, वो आपको ये नहीं बता रहा कि वो एडिशनल चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, फिल्टर्स हैं जो काउंसलेट में लगे हुए हैं, कि हम सिर्फ अच्छे स्टूडेंट को ही F1 हम्म वीजा देंगे, हम्म बेकार हम्म। स्टूडेंट को हम नहीं देंगे। तो मीडिया कहता है कि शिकंजा कस रहा है। ये क्या बात हुई जी, शिकंजा कसने वाली? जैसे सर आईआईटी से बच्चे जाते थे या एम्स से जाते थे, तो उनको भारत सरकार अपने खर्चे पर भेजती थी, और ताकि मेडिकल हम्म। सेक्टर में या टेक्नोलॉजी के सेक्टर में एक बेहतर ज्ञान हमारे सामने आए। तो ये एक पहलू था। तो हम लोग को भी लगता था कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो लंदन से अमेरिका से करके आते हैं, तो उनको सरकार भेजती थी, उनका अपना पैसा नहीं लगता था। तो अब जो ये कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन आया है कि एक अमेरिका से डिग्री लेके आना और उस डिग्री को यहाँ कैश कराना या फिर उसी तरह वहाँ ग्रीन परमिट लेकर के किसी तरह वहाँ नागरिक बनाना, तो ट्रम्प के कार्यकाल में ये एक इफेक्ट देखा जा रहा है कि पूर्ववर्ती सारी नीतियों को वो बेहतर तरीके से लागू कर रहे हैं। और ये अब एक ट्रूथफुल निष्कर्ष है कि यह सिर्फ भारत के साथ न होकर के पूरे विदेशी छात्रों के साथ हो रहा है, और वहां का नियम है तो कानून तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसमें तो कोई बुराई दिख भी नहीं रही है सर। मैं आपको इससे जुड़ी एक ऑस्ट्रेलिया की खबर बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने हाल में इंडिया के 5 राज्यों के स्टूडेंट को बैन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा। कहा है कि हम 5 राज्यों के स्टूडेंट्स को स्टूडेंट वीजा नहीं देंगे। 5 राज्य हैं: पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और गुजरात। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि पंजाब हरियाणा का तो समझ में आता है, यूपी बिहार तो भूखमरे राज्य हैं और गुजरात तो समृद्ध है। उनका ऑस्ट्रेलिया सरकार का ये कहना है कि इन 5 राज्यों के स्टूडेंट्स जो हैं, यहाँ पढ़ने नहीं हम्म, आते, ये सिर्फ घुसते हैं और फिर यहाँ आके काम करने लगते हैं। अच्छा, लेबर स्टेट की तरह है यूपी हाँ। बिहार। तो गुजरात का क्या है सर? गुजरात तो समृद्ध है। सब जगह सेम कहानी है सर। गुजरात के लोग बिजनेस करने में माहिर हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए कौन आता है इधर? हम्म, वही वही। हमारे भी मित्र एक हरियाणा के हैं, वहां मैथ पढ़ाने गए और फिर वहां ट्रक चलाने लगे, और वहां अब 1 से 2 ट्रक कर चुके हैं। खैर, तो कोई और भी एंगल है सर इसका? शिकंजा कसने का सर मेरे को तो सिर्फ एक ही एंगल समझ में आता है। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, आपके वाकई में नंबर हम्म अच्छे हैं और आपके पास अच्छी यूनिवर्सिटी का लेटर है, तो कोई माइका लाल आपको यहाँ आने से नहीं रोक सकता। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे यूक्रेन में लोग एमबीबीएस करने चले जाते थे, ये 2 कमरे में एमबीबीएस करके चले आए 20 लाख में, और यहाँ तो एडमिशन भी नहीं हो पाता था। हम्म आप अपने आसपास निगाह उठा के देखिए, आपको 50 स्टूडेंट मिल जाएंगे। जैसे इंडिया की यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज में एडमिशन आसानी से ना हो, अमेरिका में फटाक से हो जाएगा। सर वही तो आश्चर्य होता था कि ये लोग अमेरिका बोलते हैं, पीएचडी अमेरिका यूएसए लिख देते हैं। वही मेरे मन में था कि दिल्ली में जेएनयू भी है, दिल्ली में आईआईटी भी है, दिल्ली में एम्स भी है, और दिल्ली में कश्मीरी गेट के किनारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी है। तो मैं तो इतना कंफर्म हो गया था कि ये कश्मीरी गेट के किनारे वाले कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ने गए होंगे, न कि आईआईटी और एम्स में। क्योंकि अगर इतना कुवत रहता, उतना छात्र रहता, तो यहाँ भी बेटर इंस्टीट्यूट से पढ़ करके जाते। तो मैं तो ये कंफर्म था। लेकिन कुल मिला के ये ठीक भी है और ये जरूरी भी है, और इसमें कहीं कोई बुराई नहीं दिख रही है। कानून कानून है, चाहे जिसके लिए भी है, इनका दिमाग भी ठंडे में रहेगा। एक सर मैं और कहना चाहता हूँ कि जो सर ट्रम्प ने 2 दिन 3 दिन पहले हार्वर्ड को लेके बोला था कि ये मजाक है और ये मूर्खता सिखाता है, इसके बारे में हालांकि 2 दिन बाद उन्होंने यू टर्न भी ले लिया, फंडिंग रोकने की बात कही। मेरा सवाल यह है कि बहुत पहले राजीव मल्होत्रा जी ने भी ब्रेकिंग इंडिया नामक जो पुस्तक लिखी थी, उसमें ये बात कही थी कि हार्वर्ड जैसे बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो दुनिया भर को
गलत निगाह से देखते हैं या फिर उथल पुथल मचाने के लिए वो एक माइंड इकोसिस्टम डेवलप करते हैं। जैसे भारत को तीन हिस्सों में तोड़ने की बात, द्रविड़िस्तान या मुगलिस्तान या ये बात, तो हार्वर्ड की तरह दर्जनों स्टूडेंट्स हैं जो एंटी इंडियन माहौल को प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या ट्रम्प के आने के बाद इस तरह की पॉलिसी के ऊपर कुछ चेंज दिख रहा है? जिस प्रकार यूएस एड की फंडिंग उसने बंद करा दी है, तो क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो एक माइंडसेट डेवलप किया जाता था, उस तरह की चीजों पर क्या कंट्रोल दिख रहा है? ये तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा भी रहा है। तो क्या इसमें कुछ ट्रम्प सख्त हुए हैं? बहुत इस मामले में ना पिक्चर अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा और समझा है वो ये है कि यहाँ की जो एलिट यूनिवर्सिटीज हैं, आईवी लीग हैं या टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, आपने पढ़ा होगा कोलंबिया यूनिवर्सिटी को उसने कंट्रोल कर दिया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी हम्म। ने अपने इसकी सब शर्तें मान ली ट्रम्प सरकार की। उन्होंने कहा कि हम आपकी बातों को फॉलो करेंगे, जो भी प्रदर्शन वगैरह करेगा उन स्टूडेंट्स को हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने शर्तें मान ली, उनको फंड वापस मिलने लग गए। दे आर ऑपरेटिंग। कोलंबिया यूनिवर्सिटी बिल्कुल हम्म। सुचारू रूप से चल रही है क्योंकि उन्होंने शर्तें मान ली। हार्वर्ड को इन्होंने 11 शर्तें भेजी थी सरकार ने। अच्छा। उन्होंने कहा हम्म। था अगर आप ये 11 शर्तें नहीं मानोगे तो आपको इस साल जो 8 या 9 बिलियन डॉलर्स की मदद सरकार से मिलती वो हम रोक देंगे। $2.2 बिलियन की भुगतान तुरंत होना था, उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा पहले आप ये 11 शर्तें मानो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मना कर हम्म। दिया कि हम नहीं मानेंगे। तो उन्होंने हम्म। कुछ वो 11 शर्तों को रिवाइज किया था, जिसको मीडिया दिखाती है कि ट्रम्प सरकार ने यू टर्न ले लिया। यू टर्न नहीं लिया था, उन्होंने उस 11 शर्तों को सिर्फ मॉडिफाई किया था कि चलो अगर आपको इतना यहाँ स्ट्रिक्ट। हाँ, कही कही। यहाँ तो सब जगह यू टर्न है, यू टर्न ही है। यू टर्न नहीं, उन्होंने शर्तों को मॉडिफाई किया था कि अगर आप इतने स्ट्रिक्ट नहीं बन सकते, हम्म। कम से कम आप इतने स्ट्रिक्ट तो बनिए कि आप कैंपस में हम्म। ऐसे कोई प्रदर्शन ना करने दें स्टूडेंट्स को, कोई भी ऐसी ऐसी कोर्स को ना बढ़ावा दें जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज के खिलाफ हो। हम्म। ये जो फ्रेज है ना कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसीज के विरुद्ध जाकर आप अपनी यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं पढ़ा सकते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट आता है, इसमें सारे मित्र देशों के खिलाफ अगर आप कोई माइंडसेट या आंदोलन चलाते हैं, उस वो सारी चीजों के लिए आता है। ट्रम्प सरकार की सबसे अच्छी बात मेरे निगाह में यही है कि वो यूनिवर्सिटीज में ऐसी राजनीतिकरण को होने से रोक रहा है। ये स्टेप इंडिया में भी होना चाहिए, हम्म। लेकिन बिल्कुल, नहीं। सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को तो पॉलिटिक्स फ्री कर देना चाहिए, हमारा भी यही मानना है। बिल्कुल, बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं ना कि राजनीति लड़ाने। खैर, तो हम्म। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन शर्तों को मना फॉलो करने से मना कर दिया। अब ट्रम्प ने ये बोला था ना केवल हम आपकी फंडिंग रोकेंगे, बल्कि आपको जो टैक्स एग्जेम्प्ट का स्टेटस दे रखा है वो भी बंद कर देंगे, और प्लस जितने आपको डोनेशंस मिलते हैं वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं होंगे। इसका हम्म। इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब बहुत बड़ा इसलिए है, लोग चंदा देते थे इनको खूब मिलियन बिलियन डॉलर्स का, क्योंकि वो सारा टैक्स फ्री होता था। अब आप सोचिए वो टैक्स फ्री हम्म। ना होंगे तो लोग इतना चंदा कैसे देंगे? 30-40%, बिल्कुल बिल्कुल। 30-40% टैक्स लग जाएगा उस चंदे पर। हम्म। कल की लेटेस्ट खबर ये थी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और प्रिंसटन यूनिवर्सिटीज ने इतिहास में पहली बार अपने बॉन्ड्स बेचने शुरू किए। अच्छा, ये स्थिति आ गई है। ये स्थिति आ गई क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं है, स्टाफ को देने के लिए सैलरी नहीं है, तो हम्म। उनके पास उन्होंने कल कल की न्यूज़ थी कुछ 200-300 मिलियन डॉलर्स के अपने बॉन्ड्स मार्केट में डाले हैं कि बेचो उन्हें। और उसमें तड़का ये आएगा, अब ट्रम्प सरकार ये कह दे कि बॉन्ड को बेचने पे जो प्रॉफिट होगा उस पर मैं टैक्स लगाऊंगा, मजा आ जाएगा देखना फिर आप। जैसे कहते हैं ना तड़के में देखिए, पानी आपने डालना। आपने पिछली बार भी कहा था कि स्टॉक मार्केट बूम करेगा, तो उसने बूम किया। अब देखिए ट्रम्प के बारे में। लेकिन सर, बड़ा दुख होता है कि भारत का जो सबसे एलीट अखबार भी है, इन सारे खबरों को कैसे ट्विस्ट करके दे रहा है कि एंटी इंडियन माहौल है। कहीं भी ये चीज नहीं लिखने को मिली कि यहाँ से जाने वाले छात्र नियम तोड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरा, वो अवैध रूप से न घुस करके वैध रूप से घूरने के जुगाड़ में लगे रहते हैं। तीसरा, इसमें से 99% छात्र जुगाड़ू किस्म के होते हैं, न कि इंटेलिजेंट। चौथा, ये नियम सबके लिए है, ये नियम भारत विरुद्ध नहीं है। पांचवा, भारत के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है।
ये सबके लिए एक जैसा है। ये पांच निष्कर्ष जो आज हम लोग के बातों से निकला है, ये तो इंडिया के मीडिया में है ही नहीं। अभी भी कोई अखबार उठाइए आप, इंडियन एक्सप्रेस, उसमें यही लिखा है कि ट्रम्प ने भारत के बच्चों को डिपोर्ट कर दिया, घुसने नहीं दिया, या भारतीय छात्रों का वीजा कैंसिल, यही हेडिंग है। अब क्या भारत का एलिट पढ़ेगा? बाकी हिंदी बेल्ट को तो आप छोड़ ही दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू की। यही तीन बड़े अखबार हैं। तो अब दुर्भाग्य है हमारी बातों का, और मीडिया में भी इतनी गंभीरता पूर्वक डिस्कशन नहीं होता है इस मुद्दे को, खासकर सोशल मीडिया में तो होता ही नहीं, क्योंकि ये उनके लिए बड़ा छोटा सा मसला है। हाँ, बाकी उसको लोग जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, वामपंथी लोग हैं, इसको अलग अलग चक्र से घुमाते हैं। फिर भी बहुत अच्छा लगा आज की बातों में, और आपने उन मुद्दों के ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि आखिर ये जुगाड़ लगा के 70 लाख खर्च करके ये पढ़ने नहीं, वो इन्वेस्टमेंट करके डंकी रूट से न जा करके शायद प्लेन रूट से जाने की कोशिश है। और इसके और इसके अंतर्विरोध क्या क्या हैं और किस तरह हैं, और क्या क्या हो सकते हैं, हम इसको रोक तो नहीं सकते हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ के नवाब जादों की औलादे हैं, वो किसी भी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए सक्षम नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे? वो यूक्रेन से एमबीबीएस करेंगे या फिर अमेरिका जाएंगे। एक सर। स्टेटस भी बढ़ता है कि भाई बिल्कुल। बच्चा अमेरिका से पढ़ रहा है। अभी एक सिख परिवार से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि मेरा भाई इंग्लैंड में पढ़ता है। तो मैंने कहा ऑक्सफोर्ड में कौन सा कोर्स कर रहे हो आप? तो उसने बताया मैं ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ता हूं। मैंने कहा अपने इंस्टीट्यूशन का नाम बताओ। वेबसाइट पे हमने सर्च किया, तो लंदन के किसी सड़क पर किनारे वो 2 कमरे का एक इंस्टीट्यूट है। तो मुझे लगा कि कश्मीरी गेट के किनारे जैसे वो होता है ना, कंप्यूटर इंजीनियर बनी है, कुछ ऐसा ही है। तो अब चूंकि लड़का लंदन में पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, बीसीए कर रहा है, तो स्टेटस का एक है। यहाँ पे तो एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी नहीं हो पाया। खैर, तो ये एक अपर क्लास की मानसिकता है। सोशल स्टेटस जैसे गाड़ी बंगला, बड़े कार देते हैं, तो भाई डिग्री भी विदेश से दे दिए तो एक इज्जत बरकरार रहे। खैर, तो अच्छा लगा सर, आज की वार्ता बड़ी सार्थक रही, और हम उन पक्षों को ऊपर हमने विचार किया जिसके ऊपर भारतीय मीडिया अभी तक ध्यान नहीं दे पा रही थी। मैंने पूरे 3-4 घंटे पढ़ने के बाद जो कुछ डाटा निकाले, उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ। अभी 4 लाख का आंकड़ा आगे भी हो सकता है, और अमेरिकन इमाइग्रेशन लॉयर एसोसिएशन 327 से आगे भी कर सकती है। ये हमारे लिए चिंता या विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए। इन्होंने अगर कानून तोड़ा है, तो कम से कम कानून की इज्जत करना तो सीख जाएं। भारत में ऐसे ही अमीर जादों की औलादे कानून की हम्म। इज्जत नहीं करती, कुछ तो प्रभाव पड़े। और दूसरा कि ये हार्वर्ड को लेके क्या हो रहा है, हार्वर्ड पर अगर शिकंजा कसता है, तो भविष्य में इसके लिए भारत के लिए भी सुखद परिणाम होगा। कम से कम किसी राजीव मल्होत्रा को ब्रेकिंग इंडिया किताब नहीं लिखनी पड़ेगी, या फिर भारत में जो द्रविड़ स्थान बनाने की एक संकल्पना है, उसके ऊपर भी विराम लगेगा। या एंटी इंडियन माइंडसेट, जो एक हार्वर्ड की सबसे बड़ी देन है, एंटी इंडियन माइंडसेट या ब्रेकिंग इंडिया इकोसिस्टम का जो एक मेंटल डेवलपमेंट आता है, उसके ऊपर एक चीज और पूछना चाहूंगा सर, जाते जाते, कि 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय को टाइम मैगजीन ने स्थान नहीं दिया, वहीं पड़ोस के देश के अपने यूनिस मुया को जगह दिया। तो इसमें क्या दिख रहा है सर? यूनुस में क्या दिख गया जो हमारे मोदी जी ने नहीं देखा? हम लोगों के अंदर बड़ा दुख है कि मोदी जी को नहीं शामिल किया। थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है। हालांकि लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम बड़ा मजे ले रहा है, मोदी तो गयो। इस बारे में क्या कहा है, जाते जाते सर 2 लाइन इस पर भी। इसमें मैं अधिक क्या कहूँ, बस मैं यही कह सकता हूँ कि मोदी जी अगर अपने तीसरे टर्म में थोड़े कड़क रहे होते, थोड़े स्ट्रिक्ट रहे होते, तो टॉप 100 लोगों में जगह अवश्य बनती। टॉप 100 लोगों में उन लोगों की हम्म। जगह है जो कड़क रहे हैं। मोहम्मद यूनुस चाहे हमारे समुदाय के लोगों के लिए खिलाफ कितना भी रहा हो, लेकिन उसने देखा जाए तो एक मिलिट्री कूप को नई दिशा दी है, इसलिए वो टॉप 100 में आ गया। मोदी जी ने अगर उसके कान मीठे होते, फटकार लगाई होती, ट्रेड रोका होता, तो टॉप 100 में वो भी बैठे हम्म। होते हैं आज। अब तो सर यहाँ आज पूरे दिन हल्ला रही कि पीएम से रिजाइन देंगे, योगी नए पीएम बनेंगे, और उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं मनोज सिन्हा। ऐसी कई कई सारी अफवाहें हैं जो उभर के सामने आ रही। खैर, देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है। हालांकि एक हफ्ते का जो ये समय है, वो काफी है, और वो आक्रामक क्यों नहीं हुए हैं, उसके पीछे बहुमत की राजनीति या गठबंधन की राजनीति की बेबसी, बहुत सारे फैक्टर है जिसको हम आम भारतीय नहीं समझ सकते। फिर भी सर अच्छा लगा कि आज की इस छोटे सी वार्ता में 5 विशेष मुद्दों के ऊपर, पांच नहीं 6 विशेष मुद्दों के ऊपर निष्कर्षात्मक शैली में, कंक्लूजन बेस्ड वार्ता हुई। और हमने इस आधे घंटे की वार्ता में उन सभी मुद्दों के ऊपर
बातचीत किया या निष्कर्ष निकाला जिनकी चर्चा आमतौर पर भारत के एलिट मीडिया में नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि थैंक यू आपने सर। उन सभी पहलुओं को हमसे परिचित कराया। आशा है कि अगले हफ्ते हम फिर किसी नए संवेदनशील विषय के ऊपर बिल्कुल चर्चा सर। करेंगे और समकालीन विषय के उन सभी पहलुओं को भी देखेंगे जिनकी चर्चा भारत की मीडिया पर नहीं होती है। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू।